Hello to everyone and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too with the GST and taxation. Most importantly, आज का सेशन थोड़ा सा important होने वाला है, तो without wasting up any second, let's begin this. क्योंकि इस सेशन में मैं दो important prospects को लेके carry forward करने वाली हूँ, जो कि important है. कहीं ना कहीं मैंने previous session से भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है. इसका majorly link जो है वो मैं आज डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो अगर आपको ऑडिबिलिटी क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में हेलो मैसेज सेंड कर सकते हैं, येस और नो के फॉर्म में बता सकते हैं, और स्क्रीन विजिबल है देन इन दैट केस ऑल्सो आप हमें येस और नो सेंड कर सकते हैं so that I can start the session. Anyone just reply me once. सी लाइक सर, देखिए क्या है कि मैंने पहले अपने एक सेशन में आपको बताया था, बिल्कुल बिल्कुल एंड हो रहा था सेशन, तब मैंने एक केस डिस्कस किया था. ये क्लाइंट थे हमारे जिनको एक नोटिस आ गया था बेसिकली फॉर्म पे कि भाई आपका जो GSTIN है, ठीक है, या GST का जो डेटा है आपका, जिस तरीके से आप रिटर्न्स की फाइलिंग कर रहे हो, तो वो शायद नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे रनिंग कर रहे थे, नॉर्मल रिटर्न्स की फाइलिंग कर रहे थे, अचानक से उनको एक नोटिस आता है. ठीक है, नोटिस आया था उनको अंडर सेक्शन 61 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट ऑफ 2017, जो कि बात करता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के कंसर्न में. ठीक है, इनको मिल गया था एक नोटिस कि भाई आपका जो GSTIN है, जो GST के रिटर्न्स की फाइलिंग आप करते हो, उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे. हालांकि वो पैनिक ऑफ हो गए थे कि भाई स्क्रूटनी क्यों आई. तो स्क्रूटनी आने का कोई भी रीजन हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी कॉज, किसी भी वजह से आ सकता है. जैसे कि क्या हो सकता है कि आपकी जो रिटर्न्स की फाइलिंग हो रही है वो इतनी ऑप्टिमम या कन्वीनियंट फॉर्म में नहीं हो रही, या हो सकता है आपने एक्सेस ITC ले लिया है. इट कैन बी एनी रीजन, रीजन कैन बी एनीथिंग. हो सकता हो आपसे वो जेन्युइन बेसिस पे हो गया हो, या इन जेन्युइन बेसिस पे हुआ हो, या आपके किसी भी प्रैक्टिशनर के फॉर्म में हो गया हो, प्रोफेशनल ने गलती से कर दिया हो. तो इन सारे रीजंस की वजह से डिपार्टमेंट को ये फील आया कि भाई देखो कुछ गलत चल रहा है, इसलिए मुझे इस पर्सनल पे स्क्रूटनी लगानी चाहिए. तो अंडर 61 सेक्शन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ने उनको एक स्क्रूटनी के लिए ऑफर दी. हालांकि उन्हें 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना चाहिए था. उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था, उनका केस एक डिफरेंट मैटर पे, डिफरेंट जोनल पे चला गया. नाउ द रिक्वेस्ट इज दैट कि भाई अगर सेक्शन 61 के अंतर्गत स्क्रूटनी का केस आ जाता है तो बेसिकली आपको 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना पड़ता है और देना ही चाहिए. ठीक है, मान लीजिए अब आपको पता है कि भाई स्क्रूटनी की सिचुएशन आ सकती है, या किसी भी प्रोफेशनल को पता होगा कि भाई मेरे पास ये स्क्रूटनी की सिचुएशन आ सकती है. तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी कि आखिर वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब हमको ध्यान रखना है कि भाई ये अगर प्रोस्पेक्ट्स हमने ठीक कर लिए तो हम पे कभी भी स्क्रूटनी डिपार्टमेंट नहीं बैठाएगा. तो वो स्पेसिफाइड सिचुएशंस क्या है वो आज मैं आपको बताने वाली. सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट हम ना हम जानते हैं ना डिपार्टमेंट को आप जानते हैं. वो जो GSTIN हमें दे रहे हैं उस बेसिस पे क्या वो कब उसको हटा सकते हैं, कब उसका कैंसिलेशन कर सकते हैं, कब वो रिवोकेशन कर सकते हैं, किस बेसिस पे वो कैंसिलेशन कर रहे हैं. कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें ये भी पता नहीं होता कि आखिर उन्होंने मेरा GSTIN कैंसिल क्यों किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोटिस लोगों को इस बेसिस पे भी आ जाता है कि भाई आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स 45 दिन हो गए हैं रिटर्न्स की फाइलिंग करते हुए, आपका पहला रिटर्न फाइलिंग आ गया है और अभी आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं डाली. इस केस पे, इस कंसर्न पे भी आपके GST पोर्टल पे, आपके GST लॉगिन ID पे आपके पास एक नोटिस आ जाता है. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आप समझ पा रहे होंगे जो स्क्रूटनी की है वो ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है वो ध्यान रखिएगा. सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने रिटर्न्स की फाइलिंग आप टाइमली करिए, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यू डेट से पहले पहले अपने सारे रिटर्न्स की फाइलिंग को ऑप्टिममली ठीक तरीके से करवा लीजिए. आप अगर प्रोफेशनल हो तो अपने क्लाइंट्स के टाइमली बेसिस पे ही रिटर्न की फाइलिंग आप करिएगा. ठीक है, अगर आप नहीं करते हो यू वुड बी लाइबल फॉर मेनी ऑफ द क्लॉजेस. क्लाइंट आप पे बोलेगा कि मेरे रिटर्न्स की फाइलिंग ये प्रोफेशनल करते थे, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर जैसे लाइक अगर आप रिटर्न की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे करते हो ना, तो क्या फायदा मिलता है, आपको लेट फीस नहीं देनी.
लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट से आप बच जाओगे। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लेट फीस भरोगे, वो तो अभी पोर्टल अभी आपको दे रहा है, जीएसटी पोर्टल अभी आपको दे देगा, बट बाद में जो इंटरेस्ट की कहानी है ना, वो तो आपको नोटिस के फॉर्म में आएगी, और आपको कितनी आएगी ये भी पता नहीं। एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि भाई जीएसटीआर 1 के केस में अगर आप लीनियंसी कहीं पे भी कर रहे हो ना, तो प्लीज उसको स्टॉप कर दो। रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो जीएसटीआर आपका 1 है वो आने वाले समय पे लेट फीस लेके आने वाला है, तो वो कब से लागू हो जाएगी, किन किन लोगों के साथ लागू हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है अगर आप जीएसटीआर 1 के रिटर्न की फाइलिंग लेट करते हो तो। सामने वाले को भी प्रॉब्लम होगी बिकॉज वो आईटीसी टाइमली बेसिस पे क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर आप टाइमली बेसिस पे नहीं फाइलिंग करते हो तो रूल आपका वो लग जाएगा ना, रूल 16 सब रूल 4, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे टाइमली बेसिस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रिटर्न्स टाइमली बेसिस पे भर रहे हो तो आपको स्क्रूटिनी की सिचुएशन नहीं आने वाली। दूसरा केस, अब आपको सभी को पता होगा कि आप जो जीएसटीआर 1 के कंसर्न में अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हैं, ठीक है, और जीएसटीआर 3B में फॉर द सेम असेसमेंट पीरियड जो आप जीएसटीआर 3B के अंदर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हैं, वो ध्यान रखिएगा कि वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इक्विवेलेंट हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, जीएसटीआर 1 में जितनी है, मान लीजिए 15,000 की आ रही है, तो जीएसटीआर 3B में 20,000 जा सकती है, लेकिन 9,000 8,000 नहीं होनी चाहिए। इस चीज का प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है, चेक करना है, नहीं तो डिपार्टमेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि 1 में जो आउटवर्ड सप्लाईज हो रही है 3B के अंदर वो कम कैसे हो गई। ठीक है, बढ़ रही है तो चलता है, कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए, इस चीज को फॉलो करते हुए आपको रिटर्न्स की फाइलिंग करनी है। बहुत मिनिमल सी, बहुत माइन्यूट सी चीज है जिसको एनालाइज करते हुए ही आपको रिटर्न की फाइलिंग करनी है। भाई देख लो, इतनी आउटवर्ड सप्लाईज जीएसटीआर 1 में दिखाई थी, 3B में इससे कम तो नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया था ये जो आने वाला पीरियड है सितंबर 2021, सितंबर 2021 सभी टैक्स पेयर के लिए फॉर द फाइनेंशियल पीरियड 2021 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सितंबर 2021 की रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले आपको दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, आपने पूरे फाइनेंशियल पीरियड 20 और 21 का रिकंसिलेशन कर लेना है। कहीं कोई सेल का इनवॉइस, कोई परचेज का डॉक्यूमेंट, कोई आईटीसी का क्लेम नहीं किया, ये सारी चीजें आपको एक जगह इकट्ठा कर लेनी है। बात की गंभीरता को, इंपॉर्टेंस को समझिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको पूरा फाइनेंशियल पीरियड 20-21 का प्रॉपर फॉर्म में रिकंसाइल करना है यहाँ पे, और जो कुछ भी समड होके आएगा, इस समड वैल्यूज को, इस समड प्रोस्पेक्ट्स को आपको यूज करना है अपने जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के कंसर्न में, जो कि सितंबर 2021 में आप करोगे। क्योंकि इस पीरियड के बाद अब आपको फॉर द नेक्स्ट ये पीरियड नहीं मिलने वाला, इसलिए सितंबर 2021 अगर किसी भी पर्सनल ने अपना आईटीसी क्लेम नहीं किया है फॉर द फाइनेंशियल पीरियड 2021, तो प्लीज जाके उसे क्लेम कर सकते हो। वो पीरियड आपका सितंबर 2021 का है। और जो कुछ भी छोटी मोटी कुछ भी गलतियां हो रही हैं, तो एक बार अपने क्लाइंट्स के डेटाबेस को रिकंसाइल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वो जो शॉर्ट ऑडिट होता है, मिनिमल ऑडिट होता है, टाइमली बेसिस से पहले पहले वाला क्विक ऑडिट होता है, उसे करा लीजिए, जिससे अगर आप एक क्विक रिव्यू रखोगे तो डिपार्टमेंट को गलती नहीं मिलेगी और स्क्रूटनी का केस नहीं फंसेगा। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, एक है आरसीएम का केस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें अनरजिस्टर्ड वालों की कहानी अलग है। ठीक है, वो खुद से ही लाइबिलिटी पे करते हैं और वो सारी चीजें अलग चलती हैं। बट अगर आप रजिस्टर्ड आरसीएम होल्डर हो, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपको अपनी लाइबिलिटी को, आप जितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितना आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, उन सारी वैलिडेटेड फिगर्स को टैली ऑफ करके रखना चाहिए कि आपके सामने वाले सप्लायर ने जो डेटा चढ़ाया है क्या वो आपके वाले से इक्विवेलेंटली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे, इन केस अगर कोई गलती हो जाती है, तो इस सितंबर महीने के बाद से आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर ये स्क्रूटनी का केस फंसा या स्क्रूटनी का केस आया, देन एंड इन दैट केस मैं आपको बता देना चाहती हूँ 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फॉर श्योर। ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये मैंने पूरी डेल्ट करके आपको समझाई हुई है अपने प्रीवियस सेशन में,
कि सेक्शन 61 क्या है, क्या बात करता है, एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड फॉर्म मैंने ये चीज आपको बताई है। स्क्रूटिनी के लिए आया था तो मैंने ये चीज डिस्कस की थी।